नमस्कार। आपके कार्यक्रम तथ्यतः में आपका अभिनंदन। मैं हूं सुधांशु रंजन। राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 143 ए के तहत एक रेफरेंस भेजा है सुप्रीम कोर्ट को, यानी शीर्ष अदालत को उसकी राय मांगी है। अनुच्छेद 143 में प्रावधान है कि अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि कानून या तथ्य का कोई ऐसा महत्वपूर्ण मसला है जिस पर के देश की शीर्ष अदालत की राय ली जानी चाहिए, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं या कर सकती हैं। और उसी के तहत ये जो है, इसको रेफरेंस कहते हैं, वो भेजा गया है। उसमें 14 जो है प्रश्न उठाए गए हैं, लेकिन इसका जो संदर्भ है वो पिछले 8 अप्रैल को उच्चतम न्यायालय की एक खंडपीठ ने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला दिया, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु में, जिसमें के राज्यपाल जो किसी विधेयक पे सहमति उनको देनी होती है उसकी समय सीमा तय कर दी कि 3 महीने के अंदर वो देंगे, और नहीं तो ये मान लिया जाएगा कि वो जो है सो उनकी सहमति मिल गई है। और इसी तरह से राष्ट्रपति के बारे में भी ये समय सीमा तय कर दी गई। और इतना ही नहीं कहा उस फैसले में कि ये भी कह दिया कि अगर राष्ट्रपति को कोई जो है संशय होता है तो वो शीर्ष अदालत की राय ले सकती हैं। तो यानी कैबिनेट जो होती है, मंत्रिपरिषद होती है, जिसकी सलाह पे संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को काम करना होता है, उसकी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसकी राय राष्ट्रपति ले सकती है। यानी संविधान में एक तरह का जो है सो संशोधन कर दिया गया, वो भी जो है खंडपीठ के द्वारा, यानी सिर्फ 2 जजों के द्वारा किया गया। तो निश्चित रूप से इस पर काफी विवाद हो चुका है, और इसके पहले मैंने बहुत जो है विस्तार से इसकी जो कानूनी बारीकियां हैं, जो इसके कानूनी पक्ष हैं, उस पर मैंने काफी विस्तार से चर्चा की थी। इसलिए उन सारे मुद्दों पे तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन इतनी बात पक्की है कि एक खंडपीठ ने जो काम किया वो एक न्यायिक सक्रियता का उदाहरण जो है, वो अति सक्रियता का उदाहरण है। और निश्चित रूप से अपने अधिकार क्षेत्र से बढ़कर के सुप्रीम कोर्ट ने ये काम किया है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 145 में स्पष्ट है कि अगर कानून का कोई बड़ा मसला है, सब्सटेंशियल क्वेश्चन लॉ इज टू बी डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, और संविधान पीठ जो है वो कम से कम 5 जजों की होती है। तो यहाँ एक खंडपीठ ने इतने महत्वपूर्ण मसले पर जो सीधा सीधा एक तरह से संविधान लिखने का काम किया गया है, जिसका कहीं कोई प्रावधान संविधान में नहीं है। ये अलग बात है कि गवर्नर की जो हरकत थी या गवर्नर जो कर रहे थे, निश्चित रूप से उस पर बहुत बड़ा विवाद है। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि बहुत सारे राज्यपाल ऐसे हैं जो केंद्र के एजेंट के रूप में काम करते हैं और संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। लेकिन यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, उसे भी ये नहीं कहा जा सकता है कि वो संविधान की मर्यादा के अनुरूप है, क्योंकि हर संस्था को संविधान के तहत काम करना होता है। और यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर, सत्ता का पृथक्करण का सिद्धांत है, ताकि अगर एक ही संस्था के अगर हाथ में सारी सत्ता आ जाएगी तो इससे निरंकुशता बढ़ जाएगी, क्योंकि लिमिटेड डेमोक्रेसी की अवधारणा है। हर संस्था, चाहे वो कार्यपालिका हो, विधायक हो, न्यायपालिका हो, उसके हाथ में सीमित शक्ति होनी चाहिए। और चेक्स एंड बैलेंस की अवधारणा है। अगर एक संस्था कुछ ज्यादा जो है सो करने लगती है, ज्यादती हो जाती है, तो दूसरी संस्था उसको रोक सकती है। इस तरह का प्रावधान जो है हमारे संविधान में है। तो राष्ट्रपति ने 143 ए के तहत एक रेफरेंस भेजा है, और उसको लेकर के राजनीति भी गर्मा गई है, जो कि ये मामला तमिलनाडु से संबंधित है और तमिलनाडु सरकार को इसमें राहत मिली थी। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसमें तुरंत जो 10 विधेयक थे जिस पर राज्यपाल बैठे हुए थे, और मैं कह सकता हूं कि वो गलत था, तो उसको तुरंत ये मान लिया गया, गजट नोटिफिकेशन करवा दिया गया कि वो कानून बन गया है। यानी राज्यपाल के दस्तखत के बिना ही कानून बन गया। इस पे सवाल उठाया गया है कि क्या बिना दस्तखत के कानून बन सकता है। यानी जो वैधानिक प्रक्रिया है, जो विधायिका है, उसके कार्यकलाप में सीधा सीधा न्यायपालिका हस्तक्षेप है। तो राष्ट्रपति ने ऐसा पूछा है कि क्या जो संविधान के अनुच्छेद 200 है, जिसमें कि अदालत में इन चीजों को चुनौती नहीं दी जा सकती है कि राज्यपाल कितने दिन में दस्तखत करेंगे, और फिर 201, अगर राज्यपाल किसी विधेयक को सुरक्षित रख लेते हैं राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए, उस पर राष्ट्रपति की सहमति लेने के लिए, तो उसमें भी कोई समय सीमा नहीं दी गई है। तो क्या ऐसा अदालत कर सकती है, ये सवाल उठाया गया है। वो जो खंडपीठ
थी वो न्यायमूर्ति जेबी पारडीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की खंडपीठ थी। लेकिन इसमें एक बात और मैं साफ कर दूं कि यहाँ पर अदालत जो है वो न्यायिक समीक्षा के तहत भी रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकती थी। संविधान के अनुच्छेद 137 में प्रावधान है कि उच्चतम न्यायालय अपने ही फैसले पर पुनर्विचार कर सकती है, लेकिन उसके लिए एक सिद्धांत है। और जैसा कि कुछ मामलों में उसने कहा भी है, जैसे नॉर्थर्न इंडिया कैटरर्स वर्सेस लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली में एक फैसला उसने दिया 1979 में कि इफ देयर इज एन अपरेंट एरर ऑन द फेस then the court can pass or should pass an order to have full and effective justice। अगर लगता है कि हाँ बहुत बड़ा न्याय हो गया है और बिल्कुल वो न्याय झलक रहा है, तो शीर्ष अदालत अपने ही फैसले पे पुनर्विचार कर सकती है। लेकिन यहाँ पर पुनर्विचार याचिका दायर नहीं की गई है, क्योंकि वो उसी पीठ को जाती है जिस पीठ ने फैसला दिया है। और दूसरी बात यह है कि आजकल जो पुनर्विचार याचिका दायर की जाती है उसमें खुली अदालत में बहस नहीं होती है, बल्कि उसको न्यायाधीश अपने चैम्बर में ही देखते हैं, उस पर विचार करते हैं। और अगर उनको लगता है कि हाँ इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए, तब फिर वो जो है सो खुली अदालत के लिए वो लिस्ट की जाती है। पहले जो है ये खुली अदालत में ही समीक्षा याचिका पर सुनवाई होती थी, लेकिन 1980 के दशक में उसको बंद कर दिया गया। यानी ये जो प्रैक्टिस थी वो बंद कर दी गई और खुली अदालत से उसको चैम्बर पहुंचा दिया गया। उसका कारण जो है ये बताया जाता है कि अगर मान लिया कि किसी 2 या 3 जजों की पीठ ने एक फैसला दिया है और उसके बाद वो पीठ बदल गई, यानी उन 2 जज की पीठ जो थी वो फिर टूट गई और वो जज अलग अलग पीठों में बैठने लगे। तो अगर 2 जज की पीठ है और फिर रिव्यू पिटीशन की सुनवाई होगी, तो फिर उन दोनों जजों की पीठ बनेगी, या 3 जज की पीठ है तो उन तीनों जजों की पीठ बनेगी। फिर इसकी सुनवाई करके चाहे उसको वो खारिज करें स्वीकार करें, फिर वो पीठ टूट जाती है। तो यानी इसमें समय बर्बाद होता है। इसलिए 1980 के दशक में जो प्रैक्टिस थे कि खुली अदालत में पुनर्विचार याचिका पे बहस होगी, सुनवाई होगी, वो बंद कर दिया गया और अब चैम्बर में ही होता है। तो इसलिए इसकी संभावना बहुत कम थी कि तमिलनाडु के मामले में जो फैसला दिया गया था उस पर पुनर्विचार होगा। तो सरकार ने समझा कि शायद ये रेफरेंस के द्वारा इस पर विचार किया जाना जो है बेहतर है। सुप्रीम कोर्ट जो भारत का है उसके पास कई तरह के क्षेत्राधिकार है, जुरिस्डिक्शन है, जिसमें एक ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है जिसमें कि सीधा जो है सुप्रीम कोर्ट में ही मामला दायर किया जाता है। उसमें कई तरह के मामले होते हैं, 2 राज्यों के बीच का झगड़ा हो, केंद्र और कुछ राज्य दूसरी तरफ हो, या फिर मौलिक अधिकार को लेकर के कोई भी नागरिक सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है कि हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है अनुच्छेद 32 के तहत, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार भी जो एक मौलिक अधिकार है। तो ऐसे कुछ मामले हुए जिसमें सीधा शीर्ष अदालत जाने का प्रावधान है। दूसरा जो होता है वो एपेलेट जुरिस्डिक्शन है, यानी जो नीचे की अदालतें हैं उनके खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में होती है। और तीसरा जो है वो जुरिस्डिक्शन है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, जिसमें कि शीर्ष अदालत अपनी जो है राय देती है, अपना विचार व्यक्त करती है, लेकिन ये जो है बाध्यकारी नहीं होती है उसकी राय। इसको सरकार चाहे तो माने, नहीं चाहे तो नहीं माने, लेकिन चूंकि ये शीर्ष अदालत की राय है इसलिए उसका एक महत्व तो होता ही है। लेकिन यहाँ एक बात ये भी साफ करने की जरूरत है कि कैसे मुद्दों को जो है राष्ट्रपति विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट को भेज सकते हैं। और इसमें मैटर्स ऑफ कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स जो था 1992 का केस इन रेफरेंस इन मैटर ऑफ कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स ट्राइब्यूनल, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस मामले में अदालत का फैसला आ चुका है उस पर जो है सो कोई भी विचार नहीं देगा सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। यानी ये जो है सो रेफरेंस के माध्यम से अपील जो है नहीं हो सकती है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन को एपेलेट जुरिस्डिक्शन में नहीं बदला जा सकता है। अब तक 15 रेफरेंस हो चुके हैं, इसको अगर छोड़ दें अभी जो हुआ है तो 15 हुए हैं, जिसमें पहला 1951 में ही हो गया था। वो जो पहला रेफरेंस किया था दिल्ली लॉज एक्ट 1912, ये 1951 का था। उसके दूसरा जो था वो केरल एजुकेशन बिल इन रेफरेंस, ये 1957 का था। उसमें ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर वो चाहे तो किसी रेफरेंस को वापस भी कर सकता है। वैसे भी ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट मे गिव ओपिनियन, मे का मतलब ही होता है कि वो चाहे तो अपनी राय दे, चाहे तो अपनी राय नहीं दे।
और जो अंतिम रेफरेंस हुआ है इस रेफरेंस को छोड़ करके, तो वो 2012 में वो हुआ था इन रेफरेंस नेचुरल रिसोर्सेज एलोकेशन। वो उसकी पृष्ठभूमि थी कि 2G के मामले में उच्चतम न्यायालय ने जितना 2G स्पेक्ट्रम का आवंटन हुआ था 123 सबको रद्द कर दिया था, और इससे बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया था जब स्पेक्ट्रम आवंटन को रद्द किया गया और ये कहा गया उस फैसले में कि जो ऑक्शन है, नीलामी है, वो एकमात्र तरीका है आवंटन का। तो इसके बाद एक रेफरेंस जो हुआ था वही था कि इन रेफरेंस नेचुरल रिसोर्सेज एलोकेशन, और उसमें एक तरह से उसी फैसले को पलटने की कोशिश की गई थी, क्योंकि केंद्र सरकार का उस समय ये कहना था कि बहुत सारे जो है प्राकृतिक संसाधन है जिसमें केवल स्पेक्ट्रम ही नहीं है, पेट्रोलियम है, गैस है, खनिज है, तो इसमें क्या केवल नीलामी के जरिए हो किया जाएगा, क्योंकि सरकार के सामने और भी कई सारे जो हैं विचारणीय मुद्दे होते हैं। कहीं पर हो सकता है कि स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात हो और वो कोई कंपनी जो है वो हाईएस्ट बिडर ना भी हो तो भी वो कर रही हो। इससे बहुत सारे मुद्दे थे जिसको लेकर के ये गया, और उस पर 5 जजों की पीठ ने ये कहा कि हाँ, इसके अलावा और भी तरीके हो सकते हैं, और जस्टिस खेहर ने उसमें ये लिखा था कि द गवर्नमेंट हैज़ टू बिहेव लाइक ए प्रूडेंट बिजनेसमैन। एक जो है बुद्धिमान व्यापारी की तरह सरकार को काम करना है। तो एडवाइजरी ओपिनियन के जरिए कहा जा सकता है कि 2G के फैसले में एक संशोधन भी हुआ। हालांकि ये तो बात कही गई कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट पहले दे चुका है उसको आप एडवाइजरी ओपिनियन के लिए नहीं भेज सकते हैं, लेकिन यहाँ कुछ और मुद्दों को जोड़ करके कि इन मुद्दों पे जो है साफ गोई नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, राष्ट्रपति ने भेजा था और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये राय दी। और इस बार भी यही है कि तमिलनाडु मामले में जो फैसला आया है, आरोप तमिलनाडु सरकार का साफ है कि उसको पलटने की कोशिश की जा रही है। और जैसा मैंने कहा कि M.K. स्टालिन ने 8 जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों को पत्र भी लिखा है कि इस फैसले के विरुद्ध एकजुट होने की जरूरत है, क्योंकि इससे संघवाद पर असर पड़ेगा। तो अभी जो राष्ट्रपति ने भेजा है उसमें 14 प्रश्न उठाए गए हैं, जिसमें 10 प्रश्न तो सीधा सीधा राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित है। क्या अनुच्छेद 200 में राज्यपाल जो करते हैं उनकी समय सीमा अदालत तय कर सकती है, राष्ट्रपति के लिए समय सीमा अदालत तय कर सकती है, राष्ट्रपति को क्या मैंडामस जो है वो जारी कर सकती है अदालत, क्या राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की सलाह पे काम करेंगे या जो है मंत्रिमंडल की सलाह पे काम करेंगे। अभी ये प्रावधान है कि अगर कोई विधेयक विधानसभा के द्वारा पारित होने के बाद राज्यपाल के पास आता है तो राज्यपाल के पास या तो सहमति देने का विकल्प है, या अगर वो असहमत हैं तो अपनी जो उनकी आपत्तियां हैं उसको लिख करके वापस पुनर्विचार के लिए विधानसभा भेज सकते हैं। और विधानसभा चाहे तो कुछ संशोधन के द्वारा या बिना संशोधन के उस विधेयक को पारित कर सकती है, लेकिन जिस रूप में भी विधेयक पारित हो गया हो, अगर दोबारा राज्यपाल के पास आता है तो उनको इस पर दस्तखत करना है, और वो चाहे तो फिर राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित कर सकते हैं, लेकिन इसमें कहीं भी कोई समय सीमा का जिक्र नहीं है। और उसी तरह अनुच्छेद 201 में जब राष्ट्रपति के पास जाएगा तो उसमें भी समय सीमा का कोई जिक्र नहीं है। तो ये सारे मुद्दे उठाए गए हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने कह दिया कि राज्यपाल या राष्ट्रपति को पॉकेट वीटो का अधिकार नहीं है, यानी वो उस पर बैठ जाए अनंत काल तक। ये करना जो है सो बिल्कुल ही असंवैधानिक होगा, और अगर 3 महीने तक नहीं होता तो मान लिया जाएगा कि सहमति दे दी गई है। तो ये सारे मुद्दे उठाए गए हैं। अब इसमें ये साफ कहा गया है रेफरेंस पे कि अगर राज्यपाल या राष्ट्रपति इस पर बैठ जाते हैं तो इसके पॉलिसेंट्रिक कंसिडरेशन है, यानी बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जिन पे विचार किया जाता है। संघवाद का मुद्दा है, कानून की एक रूपता का सवाल है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ जो है, देश की सुरक्षा का, उसकी जो है अखंडता का सवाल है। तो ये सारे मुद्दे और उसके साथ साथ जो है सो सत्ता का पृथक्करण है, सेपरेशन ऑफ पावर है, उसका भी सिद्धांत यहाँ पे आता है और उस पर भी ये चोट है। साथ ही ये भी कहा गया है राष्ट्रपति की तरफ से कि इस मामले में जो शीर्ष अदालत के विभिन्न फैसले हैं वो विरोधाभासी है, कंट्राडिक्टरी हैं, और इसलिए इसमें कुछ सफाई की जरूरत है, और इसलिए ये रेफरेंस भेजा जा रहा है। उसके बाद जो कुछ सवाल उठाए गए हैं वो अनुच्छेद 131 और 145 को लेकर के है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की शक्ति के बारे में जिक्र है, और 145 भी के जो
बड़े मुद्दे हैं उन पे संविधान पीठ विचार करेगी और अदालत का फैसला जो है खुली अदालत में होना चाहिए। ये सारी बातें और एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया है अनुच्छेद 142 को लेकर के, जो कि पूर्ण न्याय के लिए शीर्ष अदालत को अधिकार देता है वो अनुच्छेद। और इस बार भी उसी अनुच्छेद के तहत ये सारे जो है निर्देश और फैसले दिए गए हैं। तो ये भी सवाल उठाया गया क्या जहां संविधान में स्पष्ट प्रावधान है उसकी अनदेखी करके 142 के तहत इस तरह के निर्देश दिए जा सकते हैं। मैंने पिछले कार्यक्रम में बहुत विस्तार से बताया था कि 142 का अर्थ ये नहीं है कि जो सब्सट्रैक्टिव लॉ हैं उनको आप नज़रअंदाज करके कोई भी फैसला दे दें, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो सिर्फ 142 के तहत ही सारे फैसले देंगे, न तो किसी कानून की ज़रूरत है न किसी संविधान की ज़रूरत है। तो पूर्ण न्याय करने के लिए आप कोई भी फैसला दे दें, तो फिर अन्य प्रावधान की क्या ज़रूरत है। ये जो सेपरेशन ऑफ पावर इसीलिए होता है कि हर संस्था की जो शक्ति है वो कानून के द्वारा सीमित की जाती है, और इसीलिए ये अवधारणा आई कि अगर सेपरेशन नहीं होगा, सत्ता पृथक्करण नहीं होगा, तो फिर जो है वो एक ऑटोक्रेसी, एक तानाशाही एक संस्था की हो जाएगी। तो इस पे भी बहुत महत्वपूर्ण जो है एक प्रश्न उठता है और वो भी सवाल उठाया गया है। और 142 का किस हद तक दुरुपयोग हो रहा है इसका उदाहरण तो भी देखने को मिल रहा है। भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश गवई अभी महाराष्ट्र गए थे, वहाँ महाराष्ट्र बार काउंसिल की ओर से उनको सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है सो मुख्य सचिव, महानिदेशक पुलिस और बम्बई की पुलिस कमिश्नर जो है सो प्रोटोकॉल में उनको आना चाहिए था, मेरे सम्मान में नहीं आए, तो मैं तो इसको ठीक है कुछ नहीं करूँगा, छोटा मामला। उन्होंने खुद कहा कि एक छोटी बात है, लेकिन अगर कोई और होता तो 142 के तहत कार्रवाई कर देता। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहूँगा कि 142 का इस तरह से उपयोग होगा तो फिर संविधान तहस नहस हो जाएगा। मुख्य सचिव ने कहा कि वो गई थी वो चैत्य भूमि में, एयरपोर्ट तक भी वो मुख्य न्यायाधीश के साथ गई थी। लेकिन ये बात सही है कि अगर बार काउंसिल की तरफ से कोई कार्यक्रम है तो मुख्य सचिव और डीजी पुलिस का जाना मेरी समझ से कोई प्रोटोकॉल नहीं है। और प्रोटोकॉल ठीक है, कुछ हद तक तो सही है, प्रोटोकॉल अपने देश पे है, लेकिन हर जगह प्रोटोकॉल लाना वो जो लोकतंत्र में समानता का सिद्धांत है उस पर भी एक चोट है। मूल रूप से मैं मानता हूँ प्रोटोकॉल समानता के सिद्धांत के ही जो है वो विरुद्ध अवधारणा है। और जो आदिवासियों का समाज है, जनजातीय समाज है, ट्राइबल सोसाइटी, उसमें तो कोई प्रोटोकॉल होता भी नहीं है। तो इस हद तक 142 की बात की जाती है। मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहूँगा कि ये सारी बातें जो हैं वो कही जा रही हैं जो एक अच्छा संकेत नहीं देती हैं। अब हम विचार कर लें कि सब प्रक्रिया क्या होती है। जो 143 के तहत कोई विषय आता है तो सबसे पहले जो है उच्चतम न्यायालय रजिस्ट्रार जो होता है उसका वो अटॉर्नी जनरल को नोटिस भेजता है और अटॉर्नी जनरल कोर्ट के समक्ष उपस्थित होते हैं और उनको ये कहा जाता है कि इसमें किन किन को नोटिस दिया जाना है, यानी कौन कौन सी पार्टी हैं जो इससे प्रभावित हैं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार या और जिनको भी नोटिस देना होता है उसके आधार पर नोटिस दिया जाता है। नोटिस जारी करने के बाद उच्चतम न्यायालय कम से कम 5 जजों की एक संविधान पीठ तैयार करता है, क्योंकि संविधान पीठ 5 जजों से कम की नहीं हो सकती, और उसके बाद इस पर सुनवाई होती है और सुनवाई के बाद फैसला होता है। मैंने पहले कहा कि ये बाध्यकारी नहीं है, लेकिन सामान्य तौर पर सरकार जो है उसके विचार को, उसकी राय को काफ़ी महत्व देती है। तो हालांकि बाइंडिंग भले न हो, लेकिन ये जो है सो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। वैसे एक रेफरेंस में ही जो था स्पेशल कोर्ट्स बिल 1978, इन रेफरेंस में उस समय जो तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस वाई बी चंद्रचूड़, उन्होंने कहा था कि एडवाइजरी ओपिनियन जो है सुप्रीम कोर्ट का वो एक वरिष्ठ अधिवक्ता की जो राय है उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होती है, और चाहे तो फिर सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस को वापस भी कर सकता है। ऐसा उसने किया भी है। मोहम्मद इस्माइल फारूकी बनाम संघ में 1994 में ये हुआ था, क्योंकि राष्ट्रपति की ओर से रेफरेंस किया था राम जन्मभूमि के बारे में ये पता करने के लिए कि मंदिर है या मस्जिद, उसमें उसने वापस कर दिया रेफरेंस, और उसने तर्क ये दिया कि चूंकि ये मामला सिविल यानी दीवानी अदालत में विचाराधीन है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की राय जो है देना उसके लिए सही नहीं होगा। उसके बाद ये जो रेफरेंस है एक खास समुदाय के पक्ष में है, तो ये जो पंथ निरपेक्षता का सिद्धांत है, सेक्युलरिज्म का, उसके खिलाफ है। इन सारे तर्कों के आधार पर उसने रेफरेंस वापस कर दिया।
लेकिन एक ध्यान देने की बात इसमें यह है कि वापस करने के पहले उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों से लिखित हलफनामा लिया था कि इसमें हमारी राय को आप मानेंगे कि नहीं। पहले ही मैं साफ कर चुका हूं कि 143 के तहत दी गई राय बाध्यकारी नहीं होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की अंडरटेकिंग ली थी। तो ये बात तो पहले से ही पता था कि ये दीवानी जो अदालत है, जिला अदालत, वहाँ ये विवाद विचाराधीन है। और अगर कहते हैं कि एक समुदाय के पक्ष में है तो ये भी बात शुरू से पता थी। तो इसके बावजूद शीर्ष अदालत ने अंडरटेकिंग लिया और ये सब करने के बाद रेफरेंस को वापस कर दिया गया। तो उस समय भी कुछ लोगों को बड़ी हैरानी हुई थी कि इस तरह से अदालत ने क्यों किया। और ये प्रावधान जो है सो बहुत जगह ऐसा नहीं है कि केवल भारत में ही है, ये प्रिवी काउंसिल में भी है। जो प्रिवी काउंसिल में सेक्शन 4 ऑफ द जुडिशियल कमिटी एक्ट है 1833 का, उसके तहत कहता है कि हिज मैजेस्टी या हर मैजेस्टी यानी सम्राट या साम्राज्ञी जो हैं वो अदालत की राय ले सकते हैं। और इस तरह का प्रावधान जो है वो कनाडा में भी है। वहाँ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा एक्ट है उसमें भी ये प्रावधान है, उसकी धारा 60 के तहत कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो है वो वहाँ की जो शीर्ष अदालत है, सुप्रीम कोर्ट है, उस पर महत्वपूर्ण जो मसले हैं उसकी राय ले सकते हैं। और यहाँ एक और बात ध्यान देने की है कि प्रिवी काउंसिल कभी भी राय देने से मना नहीं कर सकती है और वहाँ कोई डिसेंट नहीं होता है, कोई असहमति नहीं। जैसे यहाँ अगर 5 जजों की पीठ है भारत में और कोई जज सहमत नहीं है तो वो अपना डिसेंट यानी असहमति दे सकता है, लेकिन प्रिवी काउंसिल में असहमति की बात नहीं है, सबको मिलकर के एक फैसला देना है और वो राय देने से इनकार भी नहीं कर सकती है। उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा है, वो भी राय देने से इनकार नहीं कर सकता है। कनाडा के विभिन्न प्रांतों में राज्य के भी सुप्रीम कोर्ट हैं और अमेरिका के भी अलग अलग राज्यों के भी सुप्रीम कोर्ट हैं, वहाँ भी इस तरह के विचार देने का प्रावधान है। लेकिन जो अमेरिका का फेडरल सुप्रीम कोर्ट है उसने हमेशा इस तरह की राय देने से इनकार किया है, वहाँ इस तरह की राय देने की कोई परंपरा नहीं है। तो जैसा मैंने कहा कि ये जो राय मांगी गई है उच्चतम न्यायालय से, अब ये देखना है कि उच्चतम न्यायालय राय देती है या राय देने से मना कर देती है। लेकिन इतनी बात साफ कर दूं, मैं व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूं कि जो सत्ता का पृथक्करण है, सेपरेशन ऑफ पावर है, निश्चित रूप से तमिलनाडु वाले मामले में जो फैसला आया है उससे इस अवधारणा पर चोट पहुंचती है। और ये बड़ा ही स्पष्ट कई प्रावधान हैं भारत के संविधान में। जैसे आप देख लें अनुच्छेद 121 है, वहाँ साफ कहता है कि संसद में जजों के व्यवहार पर, कंडक्ट ऑफ जजेस पे कोई बहस नहीं हो सकती है। यहाँ जजों को भी कितनी स्वायत्तता दी गई है उसका स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी बहस संसद में नहीं होगी, सिर्फ जब उनके खिलाफ महाभियोग आता है तो उसके लिए भी प्रावधान अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए, 217 उच्च न्यायालय के जजों के लिए कि तब जब उसकी प्रक्रिया शुरू होती है तब उनके ऊपर बहस हो सकती है, उन पर बात हो सकती है, ऐसे बात नहीं होगी। अनुच्छेद 211 जो है उसमें साफ लिखता है कि पार्लियामेंट कैन डिस्कस जजेस कंडक्ट बट नॉट ए स्टेट लेजिस्लेचर। संसद तो कर सकती है, जैसा मैंने कहा कि महाभियोग आता है, लेकिन राज्य की विधानसभा नहीं कर सकती है, क्योंकि विधानसभा को अधिकार नहीं है कि वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा सके, वो अधिकार नहीं है। इसलिए केवल ये होगा तो केवल जो है सो संसद में ये बहस होगी। उसके बाद आप देख लें अनुच्छेद 122 है और 212 है, उसमें क्या कहता है, उसमें कहता है कोर्ट्स कांट इंक्वायर इनटू द प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट। अदालत जो है वो संसद की कार्यवाही की कोई भी जांच नहीं कर सकती है या राज्य की विधानसभा की कार्यवाही की भी कोई जांच नहीं कर सकती है। अनुच्छेद 105(2) और 193(2). अब 105(2) में कहता है कि जो संसद में कोई भी सदस्य जो भाषण देता है या राज्य की विधानसभा में 193(2) कहता है जो भाषण देता है उस पर अदालत किसी तरह का विचार नहीं कर सकती है कि क्या उसने कहा नहीं कहा। और 74(2) आर्टिकल 74 क्लॉज 2 और आर्टिकल 163 क्लॉज 3 उसमें साफ कहता है कि मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को क्या सलाह देती है, राज्य की मंत्रिपरिषद राज्यपाल को क्या सलाह देती है, इन चीज़ों पर कोई भी विचार
जो है करने का अधिकार अदालत को नहीं है। और इन सारी बातों का विस्तार से मैंने जिक्र अपनी पुस्तक जस्टिस ज्यूडोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया में मैंने किया है, और ये रॉटलेस द्वारा प्रकाशित ये पुस्तक है। उसमें मैंने एक अध्याय ही लिखा है बैलेंस ऑफ पावर, जिसमें मैंने ये कहा। अंत में ये कहना चाहूँगा कि हाँ, ये बात सही है कि बहुत सारे राज्यपाल, जैसे मैंने पहले भी कहा, बड़े ही अनैतिक तरीके से काम कर रहे हैं, केंद्र के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। और फिर मैं दोहराना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज तक राज्यपाल को किसी तरह की सुरक्षा नहीं दी है, जैसा कि उसने सीबीआई के निदेशक को दिया, गृह सचिव को दिया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को दिया, बहुत सारे पदों को दिया है, डीजी पुलिस को दिया, लेकिन आज तक गवर्नर को नहीं दिया है। लेकिन गवर्नर जैसे उच्च पद पर बैठे व्यक्ति से उम्मीद की जाती है कि नैतिकता और संविधान के दायरे में वो काम करेंगे। लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो केंद्र के या केंद्र सरकार या उस पार्टी के एजेंट के रूप में काम करते हैं, और शायद उनको ये उम्मीद होती है कि उनको आगे भी पद मिलेगा, इसलिए वो बिल्कुल घुटने टेक देते हैं। लेकिन 1, 2 या 3 राज्यपाल के गलत करने पर अगर संविधान को इस तरह से उलट दिया जाएगा, तो जिस तरह से संविधान की हत्या राज्यपाल कर रहे हैं, उसी तरह से संविधान की हत्या अदालत के हाथों भी हो जाएगी। क्योंकि अगर स्पष्ट प्रावधान है तो उसका समाधान भी संवैधानिक तरीके से निकाला जाना चाहिए। मुझे याद है कि 1984 में एनटी रामाराव की सरकार को जो है बर्खास्त किया गया था, बिल्कुल गलत तरीके से राज्यपाल रामलाल ने किया था। जब एनटी रामाराव अमेरिका में अपना इलाज कराने गए थे, उनकी अनुपस्थिति में उनकी सरकार को बर्खास्त करके जो है सो दूसरी सरकार बना दी गई थी। लेकिन एनटी रामाराव वापस आने के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट कोई पीआईएल फाइल करने नहीं गए थे, बल्कि उसके विरुद्ध जो है सो जनमत तैयार किया गया था। और रामलीला मैदान में बहुत बड़ी जनसभा हुई थी, जिसमें मैं भी उस समय उपस्थित था, और वो बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला था। लेकिन उस पर चूंकि इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, इसलिए 1984 के लोकसभा चुनाव का परिणाम बिल्कुल बदल गया। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो 1984 या 85 में जब भी लोकसभा चुनाव होता तो आंध्र प्रदेश का मुद्दा एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया था। इसलिए जनमत बनाना बहुत जरूरी है। इसलिए एडमंड ह्यूम ने भी कहा है कि ये जो है कि फोर्स बिहाइंड डेमोक्रेसी इज द ओपिनियन ऑफ कॉमन मैन। जो आम आदमी का विचार होता है वही बहुत महत्वपूर्ण होता है लोकतंत्र में। और लुई ब्रांडाइस ने भी 1927 में सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने भी कहा था द ग्रेटेस्ट मीनेस टू द फ्रीडम इज एन इनर्ट पब्लिक। अगर जनता चुपचाप बैठी रहे तो वही सबसे बड़ा खतरा है। अगर राज्यपाल गलत करते हैं तो इसको जनता के बीच लाया जाना चाहिए, और जनता निश्चित रूप से चुनाव इसका जवाब देगी। कोई केंद्र सरकार निरंकुश तरीके से, बिल्कुल ही गैर संवैधानिक तरीके से राज्य सरकार को कुचलना चाहती है तो जनता के बीच मुद्दा बनना चाहिए। लेकिन संविधान को उलट पुलट के रख देना, ये जो है उच्चतम न्यायालय को इस पर सोचना चाहिए। क्योंकि जब तक लोकतंत्र है तभी तक अदालत है। जहां तानाशाही है, सैनिक सरकार है, वहां अदालत नहीं होती, अदालत का कुछ भी नहीं चलता है। इसलिए जब तक लोकतंत्र है तभी तक अदालत है। इसलिए अदालत की भी जिम्मेदारी होती है कि वो लोकतंत्र को बचाए रखे। और लोकतंत्र में गलत अगर होता है तो जनता प्रतिकार करती है, आज नहीं करेगी कल करेगी। अगर इस तरह से सारे राज्यपाल करेंगे तो निश्चित रूप से ये मुद्दा जनता के बीच बनना चाहिए, और विपक्षी दलों को भी जनता के बीच ले जाना चाहिए। मैं फिर से साफ कर दूं कि जो राज्यपाल गलत कर रहे हैं, मैं मानता हूं गलत कर रहे हैं, असंवैधानिक, अनैतिक है। लेकिन उसका समाधान इस तरह से अगर उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ देती है तो वो भी बहुत ही गलत है। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो आप उसे कृपया सब्सक्राइब और शेयर करें। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।